नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय बिहार में प्रचार चरम सीमा पर है, क्योंकि 6 तारीख को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी थी, आज उसकी एक धमाकेदार एंट्री हुई मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। और वहां पर जिस तरीके का मूड दिखा लोगों को, तो ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और आज ये बड़ी रैली कब हुई? जब कल तेजस्वी प्रण नाम का घोषणा पत्र जारी किया गया। कुछ एकाध सर्वेज भी आए हैं बीच में, जो महागठबंधन को थोड़ी बहुत बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए थोड़ा पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ग्राउंड पर हालात क्या हैं, किस तरीके के सेंटिमेंट है, और तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो इस समय कैसी है वास्तविकता में, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तेजस्वी यादव की ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि जेएनयू के स्कॉलर भी रह चुके हैं, इस समय कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जुड़ रहे हैं। जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप तो लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी आपको फोन करती हूँ तो आप कहते हैं मैं अभी कैंपेन कर रहा हूँ और रात को जब लौटूंगा तो फिर आपसे बात करूंगा। अब आज कम से कम हमें टाइम मिला कि हम चाहता हूँ जी। तो नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैं आई वाज स्पीकिंग ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से कैंपेन शुरू हुआ है और जो हर घर में, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को की जो सैलरी बढ़ाकर 30,000 करने की बात कही जा रही है, और भी बहुत सारे वायदे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा वायदा है जो वाकई में महागठबंधन को वोट दिलवाएगा? लोगों को यह भरोसा हो चुका है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने पिछले छोटे से कार्यकाल में बतौर उप मुख्यमंत्री जो वचनबद्धता के साथ काम किया, उसको लेकर सबके मन में यह विश्वास है कि नहीं, इस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाना चाहिए और ये सरकार ही नहीं बल्कि बिहार का नवनिर्माण करना चाहते हैं। और असल बात यह है उस तेजस्वी प्रण में, और तेजस्वी प्रण को किसी एक व्यक्ति के प्रण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बिहार के सबसे कमजोर व्यक्ति या हर जनसाधारण का जीवन गरिमा, मर्यादा, तेजस्विता, यशस्विता और ओजस्विता से भरा, और उनको जीवन जीने में एक सहजता हो, खुशी मिले, इसी के लिए वो एक मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, साझा है। सभी घटक दलों के जो भी प्रतिनिधि उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो सब कमेटी थी, एक एक वायदे पर बहुत लंबा मंथन करने के बाद इसको सामने रखा है और बहुत सोच समझ कर रखा है। तो हर घर में अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो कम से कम एक सरकारी पक्की नौकरी उस घर में हो, ताकि उनका जीवन आसान हो, उनके घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके। इसके लिए हमें यह मुनासिब लगा और उसके लिए सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हम एक रोजगार अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर इस काम को हम पूरा कर लेंगे पूरे बिहार के। तो यह बात बिहार के घर घर में नीलू जी जा चुकी है। तो मेरे समझ से ये एक बहुत अहम एक ऐलान है तेजस्वी यादव जी और पूरे इंडिया ब्लॉक की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो वायदा किया है, वो एक क्लिंचर साबित हो सकता है, जिसके आधार पर लोग महागठबंधन की ओर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो अगला सवाल है कि एसआईआर को लेकर इतना तमाशा हुआ बिहार में, और अब दूसरे फेज का एसआईआर भी रोल आउट हो गया है बाकी राज्यों में। लेकिन जो चुनाव की चोरी थी वो एसआईआर रोल आउट होने से भी रुकी नहीं है। बहुत लाखों वोट अभी भी कटे हुए हैं। उन वोटों को आप लोग कैसे बचाएंगे? और अगर वोट चोरी से ही जीतना है तो फिर तो एनडीए वोट चोरी से अभी भी जीत जाएगी, कितनी भी मेहनत तेजस्वी यादव कर ले, कितना आप लोग कितने भी वायदे कर लें। लेकिन अगर चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, चुनाव आयोग अगर सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर इस तरह से काम कर रहा है, तो आप लोगों की तो मेहनत पानी में चली जाएगी। तो उस चुनाव चोरी को रोकने के लिए आप लोग कैंपेन के साथ साथ क्या कर रहे हैं अभी मौजूदा दिनों में? नहीं, जितना वक्त हम लोगों को मिला इसको लेकर एक जागरूकता मताधिकारियों के बीच, वोटर के बीच फैलाने के लिए या फिर उनको सड़क पर उतारने के लिए शांति के साथ,
या फिर अदालत का रुख करने के लिए। ये तीनों हमने जो हमारे सामने विकल्प थे उनको आजमाया और जितना संभव हो सका हमने चुनाव आयोग को जनता की अदालत में ले जाने की कोशिश की। चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ। चुनाव आयोग की दलीलों से सर्वोच्च न्यायालय भी बहुधा सहमत नहीं हुआ और अंत में आधार को भी एक मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने का एक निर्णय सुनाया गया। ये और बात है कि देश के अन्य कोनों में जो एसआईआर कराने का फैसला लिया गया है उसमें बिहार के अपने अनुभव से कुछ भी चुनाव आयोग सीखने को तैयार नहीं है और आज भी वह कह रहा है यह सिर्फ एक पहचान का प्रमाण है, यह नागरिकता सिद्धि का कोई दस्तावेज नहीं है। तो नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार भी आपको कहाँ किसी ने दिया है? तो ये तो एक बात है। जितने लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल से या फाइनल जो एक वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसमें उड़ाए गए, उसमें अगर एलिजिबल लोग थे उन सब ने भी आपत्ति अपनी जहां तक मुमकिन हुआ उन्होंने किया। कुछ लोग छठ में आए हुए हैं, दिवाली में, जो बाहर काम करते हैं बड़े पैमाने पर, तो उनसे यह अपील तेजस्वी यादव जी ने की है कि आप कुछ दिन रुक जाएं और अपना बेशकीमती वोट रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए इस तरह से आप दें तो हम चाहते हैं कि आपके लिए सरकार आने के बाद हम काम कर सकें। तो ये एक है। और जीविका दीदी में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है जो बड़ी तादाद में है, उनको 30,000 रुपये प्रति महीने देने का ऐलान हुआ है और वो एक सरकारी नौकरी की तरह उनको अस्थायी ढंग से हम ये करेंगे और पहले 2 वर्षों तक कोई भी ब्याज नहीं उनको चुकता करना है जो ऋण वो लेंगे। अभी जो 10,000 दिया गया है ये एक तरह से कर्ज है और उसके लिए जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो जीना मुहाल करके उन महिलाओं का रखे हुए रहती हैं। तो बिहार ऐसे भी वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े स्तर पर कर्ज लिया हुआ है और उसका पैसा विज्ञापन पर पानी की तरह बहाया जाता है मुख्यमंत्री जी का की अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, चमकाने के लिए 63 करोड़ रुपये रोजाना हमको इतने गरीब सूबे को देना पड़ता है ब्याज के रूप में। तो इस स्थिति से उबारने के लिए भी तेजस्वी जी ने ये ऐलान किया और ये कहा कि भाई हम पहले के जो कर्ज हैं उसको हम माफ करने का काम करेंगे सरकार में आने के बाद। जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं उन सब का मानदेय जो है वो बढ़ाएंगे और जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ये है कि हम संविदा राज को ध्वस्त करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर हमारी पहली चोट होगी क्योंकि उससे आदमी की एफिशिएंसी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाता। हमेशा आदमी एक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, अभी नौकरी में है, पता नहीं क्या होगा। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जा रहे हैं और ये संभव है, इसको किया जाना चाहिए। बुजुर्ग लोगों की बड़ी परेशानी हमने महसूस की और जितने हमारे यहाँ संबद्ध यहाँ यहाँ दरअसल एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब बाकी जगहों पर होता है कि वह सरकारी कॉलेज है। हमारे यहाँ है कि कंस्टिट्यूएंट कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी का जो यूनिट है सरकारी, और बाकी को एफिलिएटेड कह दिया जाता है और उसको कोई फाइनेंशियल, कोई वित्तीय सहायता समय पर मिलती नहीं। तो उसमें जितने शिक्षक हैं या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी हैं वो प्रोफेसर साहब कहलाते हैं लेकिन उनको सैलरी मिलती नहीं। तो सबको हम सरकारी करने जा रहे हैं और कम से कम एक महिला डिग्री कॉलेज हर सब डिवीजन में खोलेंगे और जिन ब्लॉक में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है 125 से ज्यादा, वहां पर हम एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो ये सब हमारे वायदे हैं। बिल्कुल, ये तो वायदों की बात हो गई, लेकिन जो पॉलिटिक्स ग्राउंड पर चल रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कई सीटों पर आरजेडी और जेडीयू दोनों भाई भाई बन के लड़ रहे हैं, दोनों की मदद कर रहे हैं और खासकर वहां उन सीट्स पर जहां पर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लड़ रही है। तो क्या ये सही बात है? और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ताजुब मत करिएगा, हो सकता है कि चाचा और भतीजे की सरकार बन जाए फिर से। तो क्या पोस्टपोल उसकी भी कुछ तैयारी हो रही है अभी क्या, कि नीतीश कुमार से अगर हाथ मिलाना पड़ेगा तो नीतीश कुमार से हाथ मिला लेंगे? नहीं नहीं, इसकी तो कहीं कोई आशंका भी नहीं होनी चाहिए और इसकी न कोई संभावना है।
दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। और ये शिंदेकरण नीतीश जी का हो जाएगा, मैं इसको भी ये बहुत पुरानी स्थिति हो गई है राजनीति की, अब वो स्थिति बची नहीं। हम स्पष्ट बहुमत के साथ, साधारण बहुमत के साथ, जिसके लिए 122 विधायक की आवश्यकता है, हमको उतना ही चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि हमको 400 सीटें जिता दो। लोकसभा चुनाव के समय भी हमने नहीं कहा, लेकिन विधानसभा अगर में भी हम 122 225 अगर नहीं कह रहे हैं, नहीं, बट अगर खाली 122। 122, हाँ 122 खाली आएगी तो आपको लग रहा है कि वो बहुत स्टेबल सरकार होगी? बीजेपी तो तोड़ फोड़ का खेलती रहती है। जब तक एक ब्रूट मेजोरिटी आप लोगों की नहीं आएगी, तब तक से एक स्टेबल सरकार बिहार में कैसे बनेगी? नहीं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि हम तो जनता के विवेक को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो लोग वोट लुटवा है, वोट चोर है, जिसके लिए लोकतंत्र में सरकार में आने के साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को ध्वस्त करने का वो समझते हैं कि एक हक उनको मिल गया है, उस तरह के ऑथोरिटेरियन एक माइंडसेट के साथ काम करने वाले लोगों से मुक्ति पाना इस लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है। और इसीलिए हमको साधारण बहुमत चाहिए। और आप इन वायदों पर यकीन करके देखें। और तेजस्वी जी ने तो हर सभा में यह वो कह रहे हैं, और पहले भी कहा है कि हमको 5 साल का भी वक्त नहीं चाहिए। आपने इनको 17 साल दिए, हमको 17 महीने दीजिए। क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, हम तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, बावजूद इसके अपने एजेंडे पर हम सरकार को लाए थे। हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी भी दी, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया, और हमने 700 वैसे डॉक्टर को बर्खास्त किया जो समय पर नहीं आ रहे थे। हमने 26,000 ऐसे राज्य कर्मियों को प्रोन्नति दी जिनकी लंबे समय से प्रमोशन लंबित थी। और हमने 76,000 तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया। साथ ही हमने 21,000 गांव देहात की किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी कराया। पर्यटन नीति के जरिए, नई पर्यटन नीति के जरिए हम पर्यटकों को आकृष्ट करने में सफल रहे कि 17 महीने में 8 करोड़ के आसपास टूरिस्ट बिहार आए। आप जान रही हैं कि गया में बुद्धिस्ट का एक बड़ा, उनकी उनके उनके फेथ का एक बड़ा सेंटर है। और हम इसलिए भी इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं आपके जरिए कि हमको अधिक से अधिक सीटें आएंगी, क्योंकि लोग हम पर भरोसा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमको साधारण बहुमत के साथ भी सरकार चलाकर हम डिलीवर कर देंगे। ये वो लोग कह रहे हैं कि 225, 25 में 225, जिसकी मंशा की तरफ आपने शुरू में ही इशारा किया कि अगर कॉम्प्रोमाइज है इलेक्शन, तभी तो इस तरह का एक ऑडेसिटी देखने को मिलती है। तो हमारा कहना है कि अब हमारे वायदे को की खिल्ली उड़ानी इन लोगों ने शुरू की कि ये तो पता नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वगैरह वगैरह। हम कह रहे हैं कि यह बिल्कुल फिजिबल है, इसको किया जा सकता है। और ये बौखलाहट और घबराहट इसीलिए है कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बातें जन जन तक पहुंच गई, उनके दिलों में उतर गई है। और सबसे ज्यादा क्रॉनी कैपिटलिज्म के अश्लील काम में लगे हुए जो लोग हैं, जो नहीं चाहते कि वेलफेयर स्टेट की संकल्पना मजबूत हो, लोक कल्याणकारी राज्य अपनी भूमिका अदा कर सके, वही लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं आपको आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूं कि बिहार के चुनाव के नतीजे इस देश में राजनीति करने के और साथ साथ औद्योगिक घरानों के साथ जो राजनैतिक दलों के ताल्लुक हैं, उसको फिर से पुनर्भाषित करने का काम करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम बटाईदारी की बात उठाते हैं कि लंबे समय से जो बटाईदारी कर रहे हैं उन लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, तो ये सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और जितने यथास्थितिवादी लोग हैं, स्टेटस कोइस्ट हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि आप लैंड लॉक्ड स्टेट बिहार को बार बार कह रहे हैं, नीतीश जी भी, यहाँ समंदर नहीं है तो उद्योग नहीं लग सकते। आप याद कीजिए ब्रितानी हुकूमत का दौर, आप याद कीजिए मुगलिया पीरियड, आप याद कीजिए शेरशाह सूरी के समय का। ये तो ड्राई पोर्ट का एक स्टेट रहा है, और सड़क मार्ग के जरिए भी बंदरगाह तक चीजें ले जाई जाती थी ट्रेन के जरिए। तो बिहार को आप इतना अंडरमाइन क्यों करते हैं? दूसरा, हमारे यहाँ जो पर्यटन का उद्योग है वो भली भांति फूल सकता है, क्योंकि
कैमूर की पहाड़ी, सासाराम के इलाके में आप चले जाएं, आप नालंदा राजगीर तरफ चले जाएं, इतनी विविधता से भरा हुआ हमारा सूबा है। और यहाँ कोई मनाली मनाली और मसूरी की तरह ये पहाड़ बीच बीच में गिर नहीं जाते, यहाँ हादसा होने की कोई आशंका नहीं। तो हम जितनी सुविधाएं देते हैं, जब हम श्रम संसाधन किसी राज्य को मुहैया कराते हैं, तो उतना हमारे यहाँ निवेश होता है, उतने उद्योग धंधे लगते हैं। बिहार का मजदूर बाहर जाकर बहुत चीप लेबर उसको सप्लाई किया जाता है, और उन लोगों को आप 10,000 रुपया देकर बहलाते फुसलाते हैं। लेकिन अगर हम इस काम को कर सके तो फिर वो सारे लोग बिहार में ही रुक जाएंगे। और हमने कहा है कि मनरेगा का जो 100 दिन का है उसको बढ़ा के 200 दिन किया जाएगा, और अभी हम जितनी राशि दे रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे, और केंद्र पर भी ये कहेंगे कि इनको 400 रुपया कम से कम दिया जाए। तो इन सारी बातों से ये लोग घबराए हुए लोग हैं। अब देखिए कि कहेंगे कि बजट इतना नहीं है, तो आपसे किसने कह दिया? यहाँ कोई फिक्सिटी है क्या? अगर 3 लाख करोड़ का बजट है और आपने जो घोषणाएं की हैं उसके लिए 7 लाख करोड़ चाहिए, तो हमको 1-2 साल तक हो सकता है थोड़ी मशक्कत करनी पड़े रेवेन्यू जनरेशन के लिए, लेकिन हम 15 लाख करोड़ तक इस बजट को ले जाएंगे 5 वर्षों में। और ये बहुत संभव है। जैसे ही आप, अगर हम ये लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम नौकरी दे रहे हैं, तो उन बेरोजगारों की जितनी मेधा है, उनका जो अपना इमेजिनेशन है, उनकी रचनात्मकता है, हम उसका संपूर्ण दोहन भी तो करेंगे उनकी एफिशिएंसी का। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने दिमाग को लगाएंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम पैदावार कैसे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ मछली के पालन में लगे हुए मछुआरे भाई, या मक्का की खेती करने वाले लोग हों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, सबकी गुंजाइश है। नहीं, लेकिन क्या ये सारी बातें आप लोग डोर टू डोर, गांव गांव, तालुका, ब्लॉक लेवल, सब पर आप लोग क्या ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि महागठबंधन का ये सपना है, ये विजन है, और इस तरीके से बिहार की तस्वीर आप लोग बदलेंगे, जो आप बात मुझे बता रहे हैं? नहीं, ये अब तो हम पहुंचा रहे हैं। एक तो लोगों ने ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव ये काम करेंगे, चूंकि पहले भी बहुत सारे वायदे उन्होंने पूरे किए। दूसरा कि हम, चूंकि भाजपा के लोग या एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि ये असंभव है। जैसे पहले नीतीश जी कहते थे कि 10 लाख नौकरी असंभव है, पैसे हैं नहीं, कहां से लाएंगे, और भी बहुत तरह की बातें कहते थे, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने कुछ सोच समझ के ये किया है कि हम बिहार के मजदूरों को यही रोकेंगे। चाहे बुद्धा सर्किट है, राम जानकी मंदिर है, या आप देखिए ना कि कहेगा कि जो है ये धान का कटोरा किसी किसी इलाके को, हमारे यहाँ सासाराम चले जाइए, बांका में सबसे सुंदर चावल धान आप की वैरायटी आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ मखाना, ये और बात है कि हमारे यहाँ जो सबसे उपजाऊ जमीन है, सिंचाई की कोई कमी नहीं है, नदियों से घिरा हुआ हमारा सूबा है। वहां अगर हम समय पर उनको खाद दें, नकली यूरिया नहीं दें, तो हम पैदावार को बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। और जिस जिस इलाके में जिन चीजों की विविधता है, हम वहीं, जैसे मान लीजिए डेयरी उद्योग में सुधा को अगर हम छोड़ दें बिहार में, तो कुछ नया उनके लिए हुआ नहीं। वो जो दूध हमको देते हैं वो औने पौने दाम पर बिकता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसकी कीमत आप देख लीजिए। जो सब्जी उगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, किसान हैं, उनकी सब्जियां सड़ जाती हैं, टमाटर सड़ जाता है, उसकी खरीद नहीं हो पाती। तो हमने यह भी कहा है हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे किसानों को, साथ ही साथ जो एपीएमसी है और जो मंडी है बिहार की, उसको जो ध्वस्त नीतीश जी की सरकार में किया गया, हम उसको फिर से रिस्टोर करने का काम करेंगे। और जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन खुद ब खुद होने लगेगा, और उन लोगों को मेहनताना भी मिलेगा, वो और इस काम को चाव से करेंगे। मछली हम क्यों आयात करते हैं तेलंगाना से या आंध्रा से, जबकि यहाँ इतनी नदियां हैं और मछलियों की इतनी वैरायटी बिहार में है? क्योंकि हमने इन सेक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया। एशिया में सबसे ज्यादा मक्के की खेती फड़किया के इलाके में होती है। अब हम पॉपकॉर्न जो है, आप उसका भाव देख लीजिए सिनेमा हॉल में और बाहर, और वहां से उनको औने पौने दाम में खरीदा जाता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में बुनियादी चीजों पर हम काम करके रेवेन्यू जनरेट भी करें,
और शराबबंदी वगैरह जो इन लोगों ने कर रखा है, 40,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, उन सब पर भी हम ध्यान देंगे। पासी समाज के लोग जो ताड़ी वगैरह चुवाने का काम करते थे, उसको हम उससे बाहर रखेंगे। तो हमारे पास एकदम सॉलिड प्लान है। अब इसको एक्सप्लेन वो भाई सरकार एक बार आप बनने दीजिए, हम आपको बता देंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आजादी के बाद से डेफिसिट का बजट पेश होता है। आपने कहा कि सरकार बनते ही हम बता देंगे लोगों को कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आपका एक रफ एस्टिमेट क्या है कि महागठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और खासकर आरजेडी को कितनी सीटें आप लोग मानकर चल रहे हैं कि कितनी मिलेंगी सीटें? नहीं नहीं, हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, अस्थाई सरकार देंगे हम इस सूबे को। और बिचौलियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। जो भी साथी हमारे गठबंधन में हैं वो सब अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हम लोगों की बहुत सारी घोषणाएं जो हैं वो सरकार में रहने का ये सब तो रहता है, वो नीतीश जी ने उसमें डंडी मार के और कटौती करके वो सब किया है। हमने कहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 400 से 1500 रुपया, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, निःशक्त हैं, उन सबको हम देंगे हर माह। उसको 1100 इन्होंने किया। हमने कहा कि 200 यूनिट कम से कम निःशुल्क बिजली हम देंगे, तो उसको इन्होंने 125 यूनिट किया है। और इस तरह से जो युवा आयोग के गठन की हमने बात की, इन्होंने युवा आयोग गठित किया, उसका कोई अध्यक्ष और सचिव वगैरह आज तक ये नहीं बना सके। तो इन सब चीजों पर हम काम करेंगे और हमको बहुत क्लियर मेजॉरिटी हमको यहाँ के लोग देने जा रहे हैं। और इस बात को घर घर तक पहुंचाने की हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हमारे जो भी घोषणाएं हैं, हम अस्पताल की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, सुपर स्पेशलिटी वाली हो, कुकुरों का साम्राज्य वहां स्थापित नहीं हो, बच्चों को कुतर देते हैं बच्चों की अंगुलियां, ये सब हालत नहीं हो। 70% से ज्यादा डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टाफ और नर्स के पद रिक्त हैं। ये खुद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट अपनी दाखिल की थी मांगने पर पिछले चुनाव के दौरान। तो ये सब जो बिहार आज जूझ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। हर रोज 8 लोगों की हत्या हो रही है, 65,000 लोगों का मर्डर हो गया है, 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। तो इनको हम रोकने के लिए, और अफसरशाही जो बहुत कॉलोनियल माइंडसेट के साथ एक काम करती है, उससे भी हम 14 करोड़ जो बिहारी हैं उनको मुक्त कराने का काम करेंगे। और जो बाहर काम कर रहे हैं, जिसको हम श्रमवीर तेजस्वी जी कहते हैं, उनके लिए हम अलग से एक व्यवस्था करेंगे। उनका वो कहाँ रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं, उनके साथ कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो लोग लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से ये लोग जरूर बिहार को बदलेंगे। और हम समझते हैं कि हाँ, मेरे 2 सवाल और हैं जयंत, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी। एक सवाल तो ये है कि क्या बिहार की जनता, जब मोदी जी प्रचार के लिए निकलते हैं, तो क्या मोदी जी को बिहार की जनता अब उतनी विश्वसनीयता से नहीं देख रही है, बजाय इसके कि नीतीश कुमार को लोग ज्यादा देख रहे हैं? क्या ये बात सही है? मोदी जी की क्या प्रेजेंस है बिहार में इस समय? मोदी जी की प्रेजेंस तो चुनाव में रहती ही है, लेकिन जब भी आते हैं अल्लर बल्लर बोल के वो चले जाते हैं और अपने अलाइज को भी अनकंफर्टेबल करते हैं। तो नीतीश जी भी कई बार इस तरह की चीजें कर जाते हैं। तो कुल मिला के दोनों में से कौन ज्यादा, नीतीश जी की तो परिस्थिति जन्य कारणों से है, लेकिन मोदी जी तो हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की का जो ग्रेस है उसको गिराते रहते हैं। तो लोग सीरियसली मोदी जी को लेते ही नहीं हैं। हाँ, ये है कि अम्यूजमेंट के लिए, और चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो इस देश में प्रधानमंत्री के ऑफिस के लिए लोगों के मन में सम्मान रहा है। वो कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तमाम ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वो सब भी लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ जैसे ही कोई जाता है उसके सारे आरोप खत्म कर दिए जाते हैं, उसको बरी करा दिया जाता है। और नीतीश जी भी तो इसी से कहीं न कहीं घुटे हुए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बहुत जघन्य अपराध हुआ छोटी छोटी बच्चियों के साथ, कई का उसमें कत्ल हो गया, कई गवाह सृजन घोटाले में गायब कर दिए गए। 71,000 करोड़ का जो ये कैग की रपट में सामने आया कि उसका हिसाब किताब ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये
ये भी लोगों के जहन में है और लोग समझते हैं कि तेजस्वी यादव एक पाक साफ व्यक्ति हैं और विजनरी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। तो इसलिए हमारी सरकार उनके नेतृत्व में बनने जा रही है। और सारे अब तो एनडीए के लोग नहीं बता रहे हैं, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो बताएं ना बताएं, वो होने ही नहीं जा रहे हैं, उनको बहुमत मिलने ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए सरकार हमारी बनने जा रही है, तो हम इस प्रश्न पर क्यों ही कोई चर्चा में अपना समय जाया करें। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है आज की तारीख में। एक सवाल मेरा और रह गया, बस उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी, और वो है प्रशांत किशोर से रिलेटेड सवाल की कई लोग ये कह रहे हैं कि वो एक्स फैक्टर बनेंगे, कोई कह रहा है कि वो किंग मेकर बनेंगे। आखिर वो क्या बनेंगे इस चुनाव में और क्या बनकर वो उभर रहे हैं, सिवाय इसके कि एक जो नाम उनके साथ और चल रहा है वो है वोट कटुआ का, कि वो वोट काटने में वो बहुत ज्यादा सफल नजर आ रहे हैं इस समय। जी नहीं, देखिए, बिहार कभी भी इस तरह के गैर जिम्मेदार या अगंभीर किस्म के पेशेवर किस्म के प्रबंधक या अन्य अन्य क्षेत्र में भी अगर आप सक्रिय हैं और अचानक आए और कहें कि हमको एक्सेप्ट कर लो, और बहुत लाउडली और बहुत फोर्सफुल्ली कोई बात आप कहें, तो उसको एक्सेप्ट अमूमन नहीं करता है। और यहाँ बहुत एस्टेब्लिश्ड पार्टीज और लीडर्स की ही लोग सुनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास मीडिया का एक इकोसिस्टम है और सबके साथ आपके ताल्लुक हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अतीत में आपने काम किया है और अपने बारे में बोस्ट भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको दिखाया जाता है। लेकिन ये अपने आप में एक त्रासदी है और हास्यास्पद है कि बाकी चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टीज हो, उन सब के लीडर के बरक्स एक नए आदमी को अगर खड़ा किया जाए तो समझने वाले समझते हैं कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो बिना पेपर लीक के हमने ससमय नतीजे दिए, त्रुटि रहित नतीजे दिए, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी की कोई बात नहीं रही, तो फिर से हम ऐसी ही, और जो अभ्यर्थी हैं लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए, उन परिवार पर क्या गुजरेगा। तो वैसे लोग आंदोलनरत थे, तो उस आंदोलन में भी प्रशांत किशोर जाके और फिर पीठ दिखाकर वो बाहर खड़े हो गए और उन पर लाठीचार्ज हुआ। कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से उन सबको परेशान किया गया। तो हमारी सरकार में निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा और आने जाने का खर्च भी सरकार वहन करेगी। और साधारण स्थितियों में कभी भी उन अभ्यर्थियों की मांग या उनके प्रदर्शन के चलते उन पर लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में बल प्रयोग बहुत मतलब असाधारण स्थिति में ही होना चाहिए। तो इस बात को तेजस्वी जी समझते हैं और अभी बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी, जो उन लोगों की मांग थी कि बोधि वो टेम्पल जो है उसके रखरखाव के लिए, लिखा है जी, तो वो भी हम लोग करेंगे। कई घोषणाएं हैं और उस सब पर अलग अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिए शायद वक्त नहीं हो। लेकिन मोटा मोटी ये बातें हैं कि हम बिहार की स्थिति को बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता के साथ बदलना चाहते हैं और इस काम को जल्दी बिल्कुल जल्दी किया जा कोई सकता है। आंकड़ा दीजिए, आपने कहा कि बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से महागठबंधन की सरकार बनेगी, कोई आंकड़ा जो आपके मन में है, जो इस समय चल रहा है कि इतनी सीटें तो मिनिमल आएंगी आएंगी? नहीं, हमको लगता है कि 150 के आसपास सीटें तो आनी चाहिए, जो स्थिति अभी है। और धीरे धीरे जैसे ही कैंपेन और ज्यादा पीक पर जाएगा, इन सब लोगों की घबराहट बढ़ेगी और हम पर अटैक उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम विचलित नहीं होंगे और हम एक ही बात लोगों को कहते रहेंगे कि भाई, बिहार के लोगों को बिहार में अस्थायी नौकरी मिले, जितने संविदा कर्मी हैं उन सबका सरकारीकरण हो, और जो आशा दीदी से लेकर और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, ममता दीदी हैं और जीविका दीदी हैं, इन सबको हम राहत दे सकें। और जितना संभव है हम सरकारी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। पूरे हमारे तेजस्वी प्रण या हमारे मैनिफेस्टो का निचोड़ या उसका एसेंस, सार तत्व यही है कि हम कॉरपोरेट घरानों से लड़ रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों की मोनोपोली के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां बिहार जैसे सूबे में
₹1 पर जो है लीज दे दिया गया 1000 लगभग जो एकड़ जमीन भागलपुर में अडानी को। ये कभी नहीं होता था बिहार में। तो हम किसकी कीमत पर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं और उनसे किन लोगों का फायदा होना है? तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यह पलायन रुके और यहाँ का जो लेबर फोर्स है और यहाँ का जो इंटेलेक्ट है, उसके संपूर्ण सदुपयोग के साथ हम जीडीपी को भी बढ़ाएं और रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत ही सुंदर मॉडल हो और वेलफेयर स्टेट दिन ब दिन और मजबूत होता जाए, ताकि बाह्य ताकत से हमको डिक्टेशन नहीं लेना पड़े। ये तो बिहार की बात है। अगर इस मॉडल पर हम काम करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हम 90 के दशक के बाद देखेंगे। और या अगर हमारा एजेंडा ध्वस्त हुआ तो फिर कोई भी साहस नहीं कर पाएगा दोबारा जनपक्षधरता से भरे हुए मसले या मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की। तो ये जिम्मेदारी हम पर जितनी है घर घर पहुंचाने की, ये उतना ही कर्तव्य बोध इस बिहार के निवासियों का और नागरिकों का भी है और मीडिया में बैठे प्रबुद्ध लोगों का भी है कि वो इस बात को प्रचारित जरूर करें कि बिहार एडहोकिज्म के सहारे नहीं चलेगा, बिहार कॉरपोरेट घरानों की मोनोपोली के सहारे नहीं चलेगा और बिहार को तदर्थ व्यवस्था या संविदा राज के साथ नहीं चलाया जाएगा। हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करना चाहते हैं, अस्पतालों में मरीज और डॉक्टर के अनुपात को ठीक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में राजधानी में जो 2-3 बड़े सरकारी संस्थान, चाहे पीएमसीएच हो, एम्स हो, इन सब पर आईजीआईएमएस हो, इस पर लोड नहीं बढ़े। हम हर कमिश्नरी में इसको ठीक करना चाहते हैं। तो सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली साफ सुथरी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बने, यही बिहार के लोगों की आकांक्षा है। यही यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के विद्यार्थी, सब लोग, नौजवान, प्रौढ़, सब यही चाहते हैं कि बिहार बदले और बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। और एक आखिरी बात मैं कहूं कि हम नीतीश कुमार जी को कभी भी कोसेंगे नहीं जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। हम आगे यानी की कि आप राजनीति दरवाजा करना खुला चाहते हैं। हुआ है, आप कोसेंगे नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर मान लीजिए नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूं महागठबंधन में, तो क्या आपके दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि उनके, मेरा कहने का मतलब था कि जैसे वो कहते रहते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, हम कभी नहीं कहेंगे कि 2025 के पहले कुछ नहीं था। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमने 15 लाख करोड़ का बजट कर दिया और पहले तो देखो 3 लाख करोड़ का ही था। इस तुलना का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फार्स है। तो तेजस्वी जी के अगुवाई में विजय की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं और आपके भी शुभकामनाओं की जरूरत है कि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा, आप सच बोलती हैं, आप सच बोलेंगी तो निश्चित तौर पर ये कमजोर के पक्ष में चली जाएगी बात, उतना ही काफी है जी। हाँ, नहीं, अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है और विश यू ऑल द बेस्ट। आप कैंपेन पर हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।